कोई भी आदमी आता है और बाबा साहब का सिर्फ फोटो दिखा के जाता है और समाज को लूट के ले जाता है। कोई भी आदमी संविधान का फोटो लेके दिखाता है और समाज को लूट के ले जाता है। कोई भी आदमी आता है बुद्ध का फोटो दिखाता है और समाज के लूट के ले जाता है, और समाज इन फोटो के पीछे, इन मूर्तियों के पीछे भाग रहा है। छत्रपति शाहू महाराज नहीं होते तो आज हमें शिक्षा से वंचित रहना पड़ता, आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा को, उनकी योग्यता को, उनको परखा और देखा कि इस देश में अगर कोई परिवर्तन कर ला सकता है तो डॉक्टर भीमराव आंबेडकर हे ला सकता है। ज्या महापुरुषांच्या जयंती साजरी करणं म्हणजे निवळ त्यांची भक्ती करणं नव्हे, तर त्यांच्या विचारातून समाज परिवर्तन घडवून आणणं। संगठन में बहुत शक्ति होती है। कम्युनिटी बुद्धिज्म में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण के जिनके हम बार बार शरण जाते हैं: टीचर, टीचिंग, कम्युनिटी। बस शिक्षा का अधिकार इस बहुजन समाज को देने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रयास किया इस आधुनिक भारत में, सबसे पहले तो तथागत बुद्ध ने किया था, लेकिन आधुनिक भारत की बात मैं कर रहा हूँ तो महात्मा फुले जी थे। जो इंसान जिनको समाज में कहीं मान सम्मान नहीं था, जिसको इंसान को समाज में कोई दर्जा नहीं था, उसको आगे लाने का बहुत बड़ा प्रयास छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया। एक राजा एक अछूत बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी सारी सुविधा देने के लिए राजा खुद जाके काम करता था। इतना बड़ा योगदान छत्रपति शाहू जी महाराज का हमारे लिए। साहू जी महाराज ने अपने समय में समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत कुछ काम किए हैं। उसी के आधार पर जब देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया। रिजर्वेशन को लेकर के भारतीय संविधान जब बनाया तो उन्होंने सभी के लिए समान अधिकार दिए। भारतीय संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत भी हमारी है, लेकिन हम उसकी रक्षा कितनी कर पाते, कितना हम समझ पाते हैं, तो ये आज के समय में हमें देखना होगा। यमहं वदामि तं वदेथ आम्बन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। शूरमेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरमेरयमज्जपमादठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि। इमानि पंच सिक्खापदानि सीलेन सुगतियन्ते सीलेन
न भोग संपदाशील न निभृतियन्ति तस्माशीलं विशोधयेति बन्ते साधु 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 साधु। साथियों, समाज में कोई भी अच्छा काम करते समय बड़ी दिक्कतें आती है, लेकिन मन में इच्छा रही तो सभी काम आसान हो जाते हैं। वैसे ही 1916 में नागपुर से महिला सशक्तिकरण संघ की स्थापना हुई। पहला प्रोग्राम 1917 में नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में धम्म दीक्षा समारोह का हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने धम्म दीक्षा ली। दूसरा प्रोग्राम 1918 में सावित्रीबाई फुले की जयंती कस्तूरचंद पार्क में हुई। दोनों प्रोग्राम में लाखों की भीड़ थी। तभी हमें लगा समाज में काम करना चाहिए। डॉक्टर पदंत चंद्र कीर्ति जी के मार्गदर्शन में MSS की टीम ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महापुरुषों की जयंती करना, विहारों में जाके लोगों को जागरूक करने का काम करने लगे। महिला जागतिक दिन और 26 नवंबर संविधान दिन के अवसर पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस ली। उसमें देश विदेश के भिक्षु संघ और विज्ञानवादी तज्ञ लोग मार्गदर्शन करते हैं। हमने आज तक बोधगया, जूनागढ़, लुधियाना, श्रावस्ती, संकिसा, उड़ीसा में कॉन्फ्रेंस लिए और कोरोना काल में ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ली गई। ऐसे अभी तक 9 कॉन्फ्रेंस हुई। इतना ही नहीं तो कोरोना काल में जिनके घरों में कोरोना के पेशेंट रहते थे उन्हें टिफ़िन पहुंचाने का काम भी हमारे टीम ने किया। बस्ती बस्ती में राशन दिया गया। तथागत बुद्ध के विचारों से प्रेरित होकर मानव ने मानव की सेवा करनी चाहिए, ये सोचकर गांव-गांव जाकर भिक्षुओं को अर्थदान दिया गया। स्वागत है धम्म गुरु चे करते मंगल क्षणाला। स्वागत है धम्म गुरु चे करते मंगल क्षणाला। स्वागत है अतिथि जनांचे करते मंगल क्षणाला। त्रिशरण पंचशिलाची हो त्रिशरण पंचशिलाची अर्पण करून माला। स्वागत है धम्म गुरु चे करते मंगल क्षणाला। हमारे बीच छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से आए हुए हरविंदर आज़ाद जी जो MSS के सक्रिय कार्यकर्ता है, उन्हें मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। साथियों, कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए। इस कार्यक्रम का भी उद्देश्य है कि जन जागृति लाना। जन जागृति इसीलिए ज़रूरी है
कि हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के कारण, बाबा साहब को संवैधानिक अधिकार के कारण हम लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं। लेकिन जन जागृति, शिक्षित तो हैं लेकिन सुशिक्षित शायद नहीं है। कोई भी आदमी आता है और बाबा साहब का सिर्फ फोटो दिखा के जाता है और समाज को लूट के ले जाता है। कोई भी आदमी संविधान का फोटो लेके दिखाता है और समाज को लूट के ले जाता है। कोई भी आदमी आता है बुद्ध का फोटो दिखाता है और समाज के लूट के ले जाता है। और समाज इन फोटो के पीछे, इन मूर्तियों के पीछे भाग रहा है। क्या ये महापुरुषों की यही कल्पना थी? महापुरुषों की कल्पना थी कि इन विचारों का आदान प्रदान हो, विचारों का फैलाव हो, लेकिन विचारों का फैलाव तो होता नहीं। सबसे सुशिक्षित समाज बौद्धिक समाज है, लेकिन आज भी 13 तारीख की रात के जागते हैं, 14 तारीख की रात को सो जाते हैं। इसीलिए महिला सशक्तिकरण संघ ने निश्चय किया कि हर महापुरुष की जयंती, हर महापुरुष के परिनिर्वाण दिवस हम मनाएं, और उसको ना केवल मनाएं, जन जागृति का कार्यक्रम फैलाएं। तो साहू जी महाराज ने इतने महान महान कार्य किए हैं कि हम बताने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कुछ महान कार्यों पर जरूर चर्चा हो। आज हम शिक्षित हैं, लेकिन दंड कोई नहीं लगाता। लगाता है क्या? जो महापुरुष जो भी अपना बच्चों को शिक्षा नहीं देता है उसको दंड लगता है क्या? लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ने एक घोषणा की थी, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा उनको 1 रुपये का दंड लगेगा। तब सारे के सारे लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। छत्रपति साहू जी महाराज जब राज पर बैठे, राज पर बैठने के बाद मालूम चला कि बहुजन समाज जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो गरीब क्यों है। उसके गरीबी का कारण क्या है? तो गरीबी का कारण था अशिक्षा, और दूसरा बड़ा कारण था कि इनको अवसर नहीं मिलते थे। उन अवसर दिलाने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने कुछ बहुजनों को कुछ नौकरियां दी। जैसे ही नौकरी देना चालू की तो जो नौकरियों पर काबिज थे, राजपाट के कामों में काबिज थे, उन्होंने बोला कि इससे अयोग्यता आ जाएगी। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने काम किया, जितने लोग नौकरी कर रहे थे उन सबका 6 माह का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, और जितने उच्च वर्गीय लोग से थे उन्होंने बोला कि आपको उस परीक्षा को पास करना जरूरी है। लेकिन जितने लोग बहुजन लोग थे, SC ST के लोग थे, पिछड़े लोग थे, जो नौकरियों में थे, उनको बोला कि आप परीक्षा आप पास नहीं कर पाएंगे तो आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो बहुजन जितने लोग थे उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षा पास की और परीक्षा में पास हुए। लेकिन जो लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए लोग थे, वो सोचते थे कि हमको पढ़ने की या ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत क्या है। उन लोगों ने ढंग से पढ़ा नहीं और वो लोग फेल हो गए। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने बोला कि जिस समाज को अवसर मिलेगा तो निश्चित तरक्की करेगा। हजारों साल की गुलामी है, कुछ अगर इनको हक और अधिकार दे दिए जाएं तो निश्चित तरक्की करेंगे। तो जो उनके राज्य के कुलकर्णी बंधु थे, प्रमुख बंधु, उन्होंने फिर कहा कि इससे महाराज अयोग्यता आ जाएगी। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अपने घुड़साल में लेके गए और घुड़साल में ले जाके उन्होंने सबसे पहले 2 बोरा चना डाल दिए। जितने मजबूत घोड़े थे उन लोगों ने चने खाए, और चने खाने के बाद उसमें पेशाब की, उसमें लैट्रिन भी कर दी। जितने कम खुद तो खाया और जो खाने लायक था वो बीमार और बूढ़े घोड़ों के लिए नहीं मिला। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने समझाया उनको कि वास्तव में किसको आरक्षण की ज़रूरत है, किसको रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है। इन बीमार लोगों को ज़रूरत है, इन बुजुर्ग लोगों को ज़रूरत है। अगर इनको वास्तव में मौका मिला तो ये घोड़े भी बराबर की लाइन में दौड़ जाएंगे। तब छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% प्रतिनिधित्व हमारे लोगों को दिया। ना केवल जब हमारे लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो हमारे लोगों को शहरों में जाके घर नहीं मिलते थे रहने के लिए। बच्चे स्कूल में जाते ज़रूर थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, उसके तहत कहीं पढ़ने के लिए घर नहीं मिलते। बाबा साहब को भी नहीं मिला था। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने पहला काम किया, छात्रावास की स्थापना की।
और छात्रावास की स्थापना करने के कारण हमारे लोग जो शहर में आके बड़े बड़े डिग्रियां लेके आगे बढ़ पाए हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज ने और एक महान कार्य किया कि जितने भी लोग हमारे जो लोग थे जो व्यापार से दूर थे उनको व्यापार करने का अवसर भी प्रदान किया। गंगाराम कावले जी घुड़साल में काम करते थे। एक दिन घुड़साल के इंचार्ज ने उनकी पिटाई की क्योंकि उन्होंने जाके पानी छू लिया था। जब राजा को मालूम चला तो उन्होंने उस घुड़साल के अधीक्षक की पिटाई की और गंगाराम कावले को बीच महल के सामने चाय की दुकान खोली। और चाय की दुकान ना केवल खोली बल्कि उन्होंने निश्चय किया कि मैं खुद अपने मंत्रियों के साथ वहाँ चाय पीने जाऊँगा। ये केवल चाय पीने का काम नहीं था, ये जाति प्रथा को ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा काम साहू जी महाराज ने किया था। चाय तो कोई पी सकता था और उन्होंने निश्चय किया कि जो भी राजकाज के काम के लिए मेरे पास आएगा वो गंगाराम कावले की चाय पी के आएगा। जो लोग गंगाराम कावले की चाय पी के आएंगे और गंगाराम कावले बताएगा कि इसने चाय पिया, तभी उसकी फाइल पर साइन होंगे। और गंगाराम कावले जिसको बोलेगा इसने मेरी चाय नहीं पी, उसका काम नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अधिकार छत्रपति साहू जी महाराज ने दिया। तो आज उनकी जयंती है तो मैं ऐसा जयंती के पर्व पर आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि महापुरुषों की विचार निरंतर फैलना चाहिए, क्योंकि बहुजन खत्म हो रहे हैं। बहुजन शिक्षा ले रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। अगर सरकारी नौकरियां खत्म हो रही हैं तो क्या हम भी खत्म हो जाएंगे क्या? हमें व्यापार करना पड़ेगा, नहीं आगे बढ़ेगा। तो हमें व्यापार में भी काम करना है, नई नई जो टेक्निक है उसको सीखना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि वो तो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़ें। अगर वो नहीं चाहते तो क्या हम भी नहीं चाहते? हम चाहते हैं, हमें निरंतर तकनीक के सहारे आगे बढ़ना है और हमें अपने जगह को बरकरार रखना है। आप मेरे को 5 मिनट का समय दिया था, आपने सब मुझको धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत साधुवाद। साहू जी महाराज के बारे में विद्यार्थियों को बहुत अच्छी माहिती दिए है और विद्यार्थियों को यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि साहू जी महाराज को आरक्षण के जनक क्यों कहते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी छत्तीसगढ़ से आए हुए आशीष जी चौहान। 5 मिनट का समय है, 5 मिनट में आप अपना स्पीच कंप्लीट करिए प्लीज़। छत्रपति साहू जी महाराज के संबंध में सभी लोग जानते हैं उन्होंने कितने काम किए, उन्हें लोक राजा क्यों कहा गया। ये सब तो बात आप लोगों ने पढ़ रहा है, देख रहे हैं, चल रहा है। अभी आप लोग को जो आए हैं इस कार्यक्रम में, यह है महिला सशक्तिकरण संघ। महिला सशक्तिकरण संघ का जो गठन हुआ आज 9 साल हो गए। लगभग 9 साल में इतने कम समय में नागपुर शहर से निकल के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ तो ये समझना चाहिए कि स्वाभाविक है कि नागपुर में बहुत सारे संगठन हैं, मगर आज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, कैसे काम चल रहा है, जन जागृति का काम चल रहा है। इसमें विभिन्न महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है। जयंती के साथ साथ अन्य कार्यक्रम भी हो रहे हैं जो लोगों के हित के लिए है। आज आपके सामने में इतने छोटे छोटे ब्राह्मण और भिक्षु बैठे हुए हैं, ये आपका काम है। तो महिला सशक्तिकरण संघ जो दिखता है वो बिकता है। हम काम कर रहे हैं, हमारी संस्था काम कर रही है। आप ये ना समझे कि हाँ इतने लोग नहीं हैं। हमको काम करने के लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमको सही कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग हैं महिला सशक्तिकरण संघ के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से सहयोग करें। और जब एक महिला जब समाज का काम करती है तो उसके साथ क्या होता है कि जब पुरुष वर्ग किसी भी विहारों में या कहीं काम करता है तो वो अकेले जाके काम करता है, मगर जब महिलाएं काम करती है तो उसके साथ उनके पति भी जुड़ते हैं, उनके बच्चे भी जुड़ते हैं। और एक महिला या एक लड़की जब वो जुड़ती है समाज के काम से और वो काम करती है
तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी प्रशिक्षित करती है और संस्कार देती है। तो मैं समझता हूँ जितने भी पुरुष वर्ग है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए उनको सहयोग करें। तो मैं चाहता हूँ महिला सशक्तिकरण बहुत आगे बढ़ रही है, आप लोग तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। और ख़ासतौर पे नागपुर से अगर कोई दहाड़ता है ना तो उसकी आवाज़ पूरे देश में फैलती है और विदेश में जाती है। तो मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण की जो आवाज़ है ना, यहाँ से नागपुर से आज निकले तो पूरे देश और विदेश में फैले। बस इसी उम्मीद के साथ आपने मुझे समय दिया, आप सभी को साधुवाद। जय भीम। शिव जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किए। इसके बाद में MSS के कोऑर्डिनेटर गणवीर वानखेड़े साहब, इन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। गणवीर वानखेड़े साहब। आज महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज की जयंती हम लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अगर छत्रपति शाहू महाराज नहीं होते तो आज हमें शिक्षा से वंचित रहना पड़ता, आरक्षण से वंचित रहना पड़ता। जो छत्रपति शाहू महाराज ने जो शिक्षा का प्रावधान, सर्वप्रथम जो प्राइमरी स्कूल जो उन्होंने फ्री और कंपलसरी बना के रखे। आप जानते हैं कि जो ब्राह्मण व्यवस्था ने जो बहुजनों के हित के लिए जो शिक्षा का प्रावधान, जो शिक्षा का जो साधन व्यवस्था पूरी तरह बंद करके रखी थी, ताकि इस समाज की उन्नति न हो, विकास न हो, ये सोचकर ताकि हमेशा ये बहुजन समाज हमारा गुलाम बना रहे, इस ब्राह्मण व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए, नष्ट करने के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने संघर्ष किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग 16 स्कूल स्थापित किए और लगभग 850 स्टूडेंट्स उस वक्त थे। तब से शिक्षा की प्रक्रिया, शिक्षा को बढ़ावा मिला। बहुत से बहुजनों के शूद्र, अतिशूद्र, अछूत, ऐसे कई लोग स्कूल में जाने लगे और तरक्की करने लगे और स्कूल खोले ही खोले। परंतु जो शहर से जो बाहर है, गांव खेड़े में है, उन लोगों को रहने के लिए, उन बच्चों को रहने के लिए जगह नहीं थी। उनके लिए हॉस्टल्स का भी काफ़ी प्रावधान करके उन्हें आगे बढ़े। उन्होंने वो प्रेरणा दी और वो जो उन्नति, जो विकास बहुजनों के बच्चों का हुआ, वो छत्रपति शाहू महाराज की एक बहुत बड़ी देन है। आज आप लोग देख रहे हैं हमारे बहुजन समाज के बच्चे, हमने आकलन किया और सर्वेक्षण और पेपर में भी देखते हैं, जो शिक्षा से जो अभी यानी लगभग 50-70 साल के पहले शिक्षा से हम लोग वंचित थे, परंतु ये इन महापुरुषों की वजह से हमें शिक्षा प्राप्त हुई। उसका लाभ उठाकर आज प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हुए पढ़ाई करने के लिए पंखा नहीं रहता, हवा नहीं मिलती, कभी कभी किसी के घर में लाइट नहीं रहता, तो भी ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था का उन्होंने सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है। आज हमारे बच्चे 10वीं 12वीं में 95, 96, 90, 80 एंड अबोव उन्होंने परसेंट प्राप्त किए। उनका हम लोग महिला सशक्तिकरण संघ के द्वारा उनका सत्कार और स्कॉलरशिप का भी वितरण कर रहे हैं। तो मैं
आप सभी लोगों से विनती करता हूँ कि ऐसे होनहार बच्चों के लिए उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जोरदार तालियों से ज़रा उनका स्वागत करिए, क्योंकि ये आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से जिस समाज से जो आए हुए हैं, जिन महापुरुषों के विचारों को सामने लेकर वो जाएंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन होगा। और हम महिला सशक्तिकरण संघ के माध्यम से चाहते हैं कि हम ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए, जो महापुरुषों के वजह से आज हम लोग बने हुए हैं, आज हमें जो शान शौकत, जो हमें बंगला गाड़ी, जो भी जो सुख सुविधा और आपके समक्ष ये जो मंच और सभी लोगों को बोलने का जो चांस मिला हुआ है, ये छत्रपति शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। महापुरुषों ने हमें जो जनहित के लिए उन्होंने पूरा कार्य किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप एकजुट होने की मैं आप सभी से अपील करता हूँ। और मेरे जो 5 मिनट थे वो पूरे हो गए, मैं यहाँ पर ही रुकता हूँ। आपने मुझे बड़ी शांति से सुना, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद वानखेड़े साहब, आपने बताया कि हमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा का कितना महत्व है और ये शिक्षा देने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना प्रयास किए हैं, तभी हमें यह शिक्षा प्राप्त हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करती हूँ MSS की कोषाध्यक्षा विद्याताई जनरोड़े 5 मिनट में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आज शाहू महाराज जयंती है। मैं सबसे पहले शाहू महाराज जयंती की सबको बधाई देना चाहती हूँ। आज बहुत हर्ष का दिन है और हम इस अवसर पर 10वीं और 12वीं में जो बच्चों ने अच्छे नंबर मिलाए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, उनका हम सत्कार कर रहे हैं। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना एक उद्देश्य बनाया है कि आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ाई करना है, ऐसे विद्यार्थियों को हम लोग MSS के द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रदान कर रहे हैं। आज शाहू महाराज की जयंती है, इसी अवसर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि शाहू महाराज आरक्षण के जनक थे और उन्होंने शिष्यवृत्ति शुरू की थी, इसलिए हम उन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में ये शिष्यवृत्ति देते हैं। उन्होंने समानता की बात की थी और इसी समानता को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में इसकी रचना की और उसी भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था भी की है कि लोगों को उनके अधिकार मिले। और उन्होंने आरक्षण की भी व्यवस्था की। आरक्षण मतलब प्रतिनिधित्व, हर जाति के लोग, हर समाज के हर वर्ग के जाति के लोगों को और नागरिकों को समान अधिकार मिले, ऐसी बाबा साहब ने संविधान में व्यवस्था की है। और उसी के तहत हम जो समान अधिकार जो बोलते हैं उसको हम आज फंडामेंटल राइट्स भी बोल सकते हैं। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि हमें बड़ी बड़ी नौकरियां मिली, बड़े बड़े पदों पे अग्रसर होने का मौका मिला और समाज में बदलाव आया है। और इस बदलाव आने के बाद जो गरीब तबके के जो समाज में जो लोग हैं, तो उनको हाँ जो बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने मदद करनी चाहिए। तो कैसे ये जो सुख सुविधाएं और ये जो सब मिला है, उसका कुछ तो भी हमने पे बैक टू सोसाइटी करनी चाहिए। तो पे बैक टू सोसाइटी हम हमारे MSS के माध्यम से हम वो थोड़ा करना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान में तो इसकी प्रावधान किया, बट उसके पहले शाहू महाराज के दरबार में जो नौकरियां थी वो 80 to 90% नौकरियां ब्राह्मण लोग के हाथों में थी। पर उनको लगता था नहीं, समानता आनी चाहिए, तो
तो उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया शाहू महाराज जी ने और समानता का प्रावधान किया है और उनकी नौकरियां थोड़ी कम हो गई और हमारे जो बहुजन समाज की में जो लोग थे वो थोड़े आगे बढ़ गए हैं। अब ये पे बैक टू सोसाइटी जो हम कर रहे हैं MSS के माध्यम से, वो हम जो गरीब विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहते उनको हम 5-5 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप देते हैं। हमने मतलब MSS ने अब तक लगभग 50 लोगों को हमने स्कॉलरशिप प्रदान कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आगे भी करेंगे। आज भी हम वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारे हम जो स्कॉलरशिप देते हैं उसके लिए जो डोनर है जो हमारे ही बीच के हैं और कुछ MSS के लोग हैं, कुछ अधिकारी पदाधिकारी है, सदस्य है, कुछ बाहर के भी लोग हैं, तो वो जो देते हैं वो अपने घर के किसी सदस्य के नाम पर या परिवार के किसी के नाम पर वो 5-5 हज़ार रुपये डोनेट देते हैं और वही स्कॉलरशिप हम लोग जो सच में जिनको गरज है उनको हम प्रदान करते हैं हमारे MSS के माध्यम से। आपने बताया कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि और भी ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं अगर आप सभी का योगदान रहा तो। धन्यवाद। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ भोपाल से आए हुए अरुण कुमार मेश्राम सर। आप जानते हैं कि दो शब्द जो है आरक्षण और छात्रवृत्ति, आरक्षण और छात्रवृत्ति इस देश के हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में बैठा रहता है, लेकिन ये आरक्षण का शब्द जो है वो वास्तव में अभी जो आपने सुना कि आरक्षण के जनक राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के महाराजा थे, उन्होंने अपनी रियासत में देखा कि जो दबे कुचले हुए लोग हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के शिकार लोग हैं, ऐसे लोगों को मुख्य धारा से अलग किया गया है और एक सामाजिक व्यवस्था के तहत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया है। अगर हम किसी भी राज्य का अगर समग्र विकास चाहते हैं तो उस राज्य का हर व्यक्ति का विकास होना जरूरी है। अगर उस राज्य का अधिकांश क्षेत्र अधिकांश लोग अगर पिछड़े रहेंगे तो उस राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिभा को, उनकी योग्यता को, उनको परखा और देखा कि इस देश में अगर कोई परिवर्तन कर ला सकता है तो डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ही ला सकता है। और डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को छात्रवृत्ति देकर उनकी प्रतिभा को, उनकी योग्यता को आगे बढ़ाने का पूरा उन्होंने प्रयास किया और आज यह नतीजा है कि आज हम सब यहाँ जो बैठे हुए ये परम पूज्य बाबा साहब की कृपा है, उनकी मेहरबानी है, उनका संघर्ष है, उनके त्याग की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और इसी आरक्षण के साथ साथ ही नहीं बल्कि समाज के वो लोग जिनको अवसर नहीं मिला या वो सामाजिक या आर्थिक कारणों से वो आगे बढ़ नहीं पाए, उनके पास योग्यता है, प्रतिभा है, लेकिन कुछ अवसर उन्हें मिलना चाहिए था जिसे हम छात्रवृत्ति भी कहते हैं। तो उन्हें छात्रवृत्ति देख करके भी आगे बढ़ा गया है और इसी आरक्षण और छात्रवृत्ति को परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने संविधान के तहत हमें पहुंचा है और आज उनके वजह से हम यहाँ तक आए हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि जब मैं इस जगह पर आया हूँ तो हमारे सारे बच्चे भी उसी जगह पर और वो हमसे भी आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश हमारा ये अपना है, संविधान हमारा अपना है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जितनी प्रतिभागी लोग हैं मैं सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ और आप खूब पढ़े और खूब आगे बढ़े। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद अरुण दादा। आपने विद्यार्थियों को प्रेरणा दिए है, बहुत पढ़ाई करिए और
विद्यार्थियों को बताए कि आरक्षण और छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को क्यों देना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी प्रिया सहारेताई, MSS महाराष्ट्र अध्यक्ष। राजश्री शाहू महाराज मोठे समाज चिंतक होते. महात्मा फुल्यानंतर सामान्य माणसाच्या शिक्षणासाठी, कल्याणासाठी राजश्रींनी काम केलेले आहे. समाज उन्नतीचे प्रभावी साधन म्हणजेच शिक्षण. कारण प्रत्येक वक्ता जो बोललेला आहे शिक्षणाबद्दल बोललेला आहे. समाज उन्नतीचे प्रभावी साधन म्हणजेच शिक्षण. माणसाची मने बदलण्याचे साधन म्हणजेच शिक्षण. प्रत्येक व्यक्तीच्या विकासासाठी सर्वप्रथम शिक्षणच असते. स्वराज्यासाठी मानवी समतेची गरज असते आणि प्राथमिक शिक्षण याचा प्रसार खरंच व्हायला पाहिजे, ते अजून होत नाही आहे. तर काय सांगायचं, सारा समाज ज्ञानी करणे, समाजास मानवी हक्क आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणे, स्वराज्य प्राप्तीसाठी जनमत तयार करणे, दुय्यम आणि उच्च शिक्षणाची बैठक तयार करणे. कारण आपण म्हणतो आहे काम करायचं, काही लोक घरातल्या घरात राहतात, वेळ असेल काही असेल तरी वेळ देत नाही समाजासाठी. अरे दिल में सही तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं, दिल में सही तमन्ना हो तो रास्ते निकल आते हैं, वरना बहाने बहाने नजर आते हैं, बहाने बहाने नजर आते. समाजासाठी काम करण्यासाठी खरंच अजिबात बहाने करू नका. जो काही आमच्या बांधवांना, आमच्या महिला भगिनींना वेळ मिळत असेल नक्कीच बाहेर निघा. कारण काळ वेळ हे आपल्यासाठी अतिशय खतरनाक आहे. मातीचं काय बनवायचं माती ठरवत नाही, कुंभार ठरवते. बरोबर आहे की नाही दादा? कुंभार ठरवते आहे. हा देखील आपल्याला विचार करायचा आहे. मनुष्य ज्ञान आणि धनाने सुखी होऊ शकतो. आणि म्हणून काय सांगायचे, संघटनेची ताकद असते तर महामानवांचे विचार आमच्यामध्ये आहेत तर आम्ही कमजोर होऊच शकत नाही. पण काही धर्म मार्तंडाने जर कमजोर केलं असेल तर त्याला घाबरूही नका तुम्ही. नेहमी आपण सांगतो की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. पिल्ल्याने काय होते, गुरगुरून उठतात, कोटी गुरगुरून उठतात, काही तर मेंढरासारखे भ्या करत राहतात. म्हणून आता घाबरूही नका. कुणाची भीती वाटते आपल्याला? अरे आपल्याजवळ पैसा आहे, बुद्धी आहे, साऱ्या गोष्टी आहेत, आपण समाजामध्ये उपयोग का करत नाही? आपल्या पैशाचा, आपल्या वेळेचा, आपल्या बुद्धीचा आपण उपयोग केला पाहिजे समाजासाठी. खरंच चांगलं कार्य होऊ शकते. आणि म्हणून धाडशी माणूस कधीच भीत नाही, भिणारा माणूस कधी धाडस करत नाही. अरे धाडस केल्याशिवाय कुणालाच यश येत नाही. आणि कारण ज्यांच्यात हिंमत आहे त्यांचीच किंमत आहे. बरोबर आहे की नाही? म्हणून हिंमतवान आहात तुम्ही, ताकदवान आहात. शिवाजी महाराज पण लेडीजला म्हणतात, महिलांना, की महिला ह्या हिंमतवान आहे, ताकदवान आहे, बलवान आहे, ही कमजोर होऊ शकत नाही. आज आम्ही गावागावामध्ये जातो, महिला सशक्तीकरण संघ सांगतोय जुळण्यासाठी, तर हो भाटकाय बट परंतु लावत असते आमची महिला भगिनी 100 रुपयासाठी. अरे दान आहे, दान पारमित्याला समजा तुम्ही. आणि म्हणून जाम पे जाम पीते हो नशा नहीं आती, जाम पे जाम पीते हो नशा नहीं आती, एक बार धम्म की नशा पी लो, एक बार धम्म की नशा पी लो, जिंदगी भर नहीं उतरती, जिंदगी भर नहीं उतरती. धन्यवाद. जय भीम, नमो बुद्धाय. हमारी कार्यकारी अध्यक्षा सरोजताई राजवर्धन, इन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. सरोजताई राजवर्धन. महिला सशक्तीकरण संघाच्या माध्यमातून सर्व जयंती आम्ही साजरी करण्याचा नेहमी प्रयत्न करतो. महापुरुषांच्या जयंती साजरी करणं म्हणजे निव्वळ त्यांची भक्ती करणं नव्हे, तर त्यांच्या विचारातून समाज परिवर्तन घडवून आणणं, जातीव्यवस्थे परिवर्तन घडवून आणणं हे महिला सशक्तीकरण संघाचा मेन उद्देश आहे. 2016पासून हा संघ कार्यरत आहे आणि नागपूरमध्येच नव्हे तर भारतभर हा संघ कार्य करत असतो. छत्तीसगड असो, भोपाळ असो, बरेच तुम्हाला मेन सांगायचं म्हणजे लंडनचे, कॅनडाचे सुद्धा लोक या संघासोबत जोडलेले आहेत. जेव्हा ऑनलाईन प्रोग्राम असतात किंवा कधी ते येतात लंडनवरून आणि ऑनलाईन प्रोग्राम असतात तेव्हा ते सर्व प्रोग्रामला ते जुळत असतात. महिला सशक्तीकरण संघाचा मेन उद्देश जी बाबासाहेबांनी विचारधारा आपल्याला सांगितलेली आहे, कारण हे संघटन म्हणजे एक विचारधारा आहे. तर जी बाबासाहेबांनी आपल्याला विचारधारा सांगितलेली आहे त्या विचारधारेवर चालून
मानवाने आपलं कल्याण कसं करावं. संस्थापक जे आहेत आमचे भदंत डॉक्टर चंद्रकीर्तीजी, ते सुद्धा याच्यासाठी खूप मेहनत घेत असतात. ते मेरठला तिथे HOD असूनसुद्धा, सुभारती युनिव्हर्सिटीला HOD असूनसुद्धा दर आठवड्याला ते इथे येतात आणि या लोकांसाठी मेहनत घेत आहेत. त्यांना काय नको ते बघतात सगळं, आणि सगळा खर्च हे आमचं संघटन त्यांच्यासाठी करत आहेत. सरांची खूप मदत असते आम्हाला, गायकवाड सरांची प्रत्येक वेळेस ते मदतसुद्धा करतात. म्हणजे कोणतंही काम असो तुम्ही त्यांना सांगा, ते कधीच नकार देत नाही. आणि मी म्हणजे इथे बसलेले बरेच आमच्या संघटनेचे लोक आहेत, पण जे अदर लोक आहेत त्यांनासुद्धा सांगते की तुम्हीसुद्धा ते बघा, एक म्हणजे कल्पना करून बघा त्या श्रमण संस्कृतीची, की त्या काळचं कसं ते असेल. आणि आज हे श्रमण लोक म्हणजे खरंच जेव्हा त्या 4 वाजता ते उठतात, मेडिटेशनला बसतात, पूर्ण ते वंदना करतात, आणि सगळं आम्ही म्हणजे सामोर जेव्हा बघतो तो एक वेगळा आनंद आम्हाला होतो की खरंच हे छोटे छोटे मुलं, आणि खास म्हणजे त्यांच्या पॅरेंट्स लोकांना पण आपण धन्यवाद द्यायला पाहिजे की त्यांची एवढी हिंमत की त्यांनी आपल्या मुलाला एक दानच म्हणा ते दिलेलं आहे. तर त्यांच्या आईवडिलांचा सुद्धा आपण धन्यवाद करूया. आणि आज आपण इथे शिष्यवृत्तीचा हा प्रोग्राम ठेवलेला आहे. जे गुणवंत विद्यार्थी आहेत त्यांचा आपण आज इथे सत्कार ठेवलेला आहे. काही मुलांना आपण स्कॉलरशिपसुद्धा देणार आहोत. तर स्कॉलरशिप म्हणजे आम्ही अशी देत आहोत की जे खरंच गरजू मुलं आहेत, नाही तर बरेच असे असतात 95%, 99% जे चांगल्या घरचे मुलं आहेत त्यांना काही आवश्यकता नाही, पण आम्ही स्वतः जाऊन ते घरोघरी म्हणजे चेक करतो की खरंच या लोकांना, या मुलांना खरंच त्याची आवश्यकता आहे. अशा लोकांना आम्ही ती शिष्यवृत्ती देत असतो. आणि मी म्हणजे अपेक्षा करते आपल्याकडून की आपणसुद्धा या संघाला, जे माझे नवीन काही इथे लोक बसलेले असतील त्यांनीसुद्धा या संघाला जोडावं आणि सहकार्य करावं. एवढं बोलून मी माझ्या शब्दांना विराम देते. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद सरोजताई. आपने MSS के कार्य के बारे में बताए और आपने बताया कि MSS ने श्रमण संस्कृति को पुनर्जीवित किया है. यह बहुत बड़ा कार्य है MSS के द्वारा किया हुआ. आपने सभी को बताए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आदरणीय भंते जी, डॉक्टर आनंद भंते. हम तो बाहर से आए हुए थे, ये लोग पहले से वहाँ पे थे. देखते ही मान जब वो जो भिक्षु संघ का जो सेमनरी मुझे फिर से याद आ गया, क्योंकि अभी 25 तारीख को सेमनरी का चीवर पे मैं बैठा हुआ था, चीवर समारोह में था मैं. मुझे पुराने दिन उस समय बैठ कर के वो चीवर के दिनों के याद आ रहे थे कि जब हम लोगों ने लिया. उसके पहले जब हम लोग वैशाली नगर में थे तब यह AMS का स्थापना नहीं हुआ था, महिला सशक्तिकरण संघ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. चंद्रकीर्ति और जब भंते जी, लोकपाल भंते जी, हम तीनों बहुत कलिंग मित्र थे, करीबी मित्र थे, साथ में उठना बैठना सोना, स्कूल जाना. तो उस समय जब हम वैशाली नगर में चीज़ों को देखते थे ना, तो वही अपने जीवन में अप्लाई करते थे. कि हम लोग सोचते थे कि अपन लोगों ने पढ़ाई करना, उस समय हम लोग BA में थे, BA करना है, MA करना है, फिर PhD करना है, फिर अपन लोग भी सेमनरी खोलेंगे. मगर सेमनरी का दायक कौन होगा, कैसे चलेगा? उसके पहले इतने दिनों में नागपुर में, नागपुर से बाहर भी या सब जगह से उन दायक दायिकाओं को सबसे पहले इकट्ठा करना, ताकि वो अपने जिस तरह से हमको किसी ने तैयार किया, किसी ने जो है पढ़ाया, स्कॉलरशिप से ही हम लोग पढ़े. भले PhD में गए तो फेलोशिप मिल गया 32,000 महीना 5 साल तक PhD के दौरान. नौकरी किया सुभारती यूनिवर्सिटी में, और तो वहाँ नौकरी के पैसे मिले, मगर वो पूरे के पूरे दिन हमारे जीवन के पूरे फिर से ताज़ा हो गए. जब हम वैशाली नगर के बुद्ध विहार में जाते थे तो हमारे वानखेड़े साहब थे, मैं इनको चिढ़ाता था, आ गए अध्यक्ष जी? बोले आ गए. तो वो क्या करना है? बोला अध्यक्ष का काम क्या करना है, भिक्षुओं का सपोर्ट करिए आप. और उस समय से ये चलते चलते बहुत सारे लोगों ने साहू जी महाराज पे बोले, और वो चीज़ें साहू जी महाराज के जीवन के समय उस समय के थे, मगर हमने तो इन दायक दायिका को, उपासक उपासिका को अपने लिए सहयोग करते हुए देखा है. भिक्षु भिक्षुनी संघ को, भिक्षुओं को हमारे विमल कीर्ति भंते जी जब थे,
किस तरह से हमको मतलब मैं जब तो नागपुर में आया था तो मैं भले भिक्षु पहले से सामने नहीं मैं भिक्षु था, अब भिक्षु आज से नहीं था, 97 में मैं प्रवज्जा लिया था, आज से करीब 27-28 साल पहले। वो चीज़ें सिचुएशन नहीं मिली, सच में वो सिचुएशन किससे मिलती है? सेमनरी से ही मिलती थी। सेमनरी की संकल्पना हमें तो महानाग शाक्य मुनि में भंते विमल कीर्ति ने सिखाया कि बाबा साहब कैसे बंगलोर में सेमनरी चाहते थे और उससे तैयार हुए जो है महानाग शाक्य मुनि। आपको अचरज होगा कि बड़े चली नहीं सेमनरी कुछ लोगों के कारण, मगर उससे तैयार हुए 13 से 14 लोग PhD किए, अच्छे वहाँ पे स्टूडेंट को छोड़ दो, वहाँ पे सेवा देने वाले जो ईमानदारी से दायिका थे, सेवा देने वाले लोग हैं। मुझे लगता है 8 से 10 लोग सरकारी नौकरी में भी है। उसके उदाहरण डॉक्टर नीरज बोधी है, भवते सर है, बहुत सारे लोग हैं, नाम लेना यहाँ ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग ने जो सेवा दी, आप लोगों ने जो वहाँ से जुड़ करके सेवा दिए वो अच्छे पोस्ट पे गए। जो वहाँ से तैयार हुए नेशनल, मैं भी भंते चंद कीर्ति में इंटरनेशनल कई देशों में गए, वो सेमनरी की बदौलत है। इतने उच्च शिक्षा लिए सेमनरी की बदौलत है। और आज एक नया जो काम भंते जी ने किया, आज नहीं पहले से ही हम लोगों की सोच थी, इस जो है महिला सशक्तिकरण संघ पहले से कि आप उन लोगों ने जो जीवन जिया है हम लोगों ने, उसको अपने समाज को भी देना है कि ये इनके अंदर में वो काबिलियत है कि सबको ले करके अच्छा से बेहतरीन सोची समझी कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोग मदद करिए, समय का मदद करिए, धन का मदद करिए और साथ साथ में जानते जुड़ के रखिए, क्योंकि संगठन में बहुत शक्ति होती है। कम्युनिटी से बुद्धिज्म में 3 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण के जिनके हम बार बार शरण जाते हैं: टीचर, टीचिंग, कम्युनिटी। समझे? टीचर, टीचिंग, कम्युनिटी, बुद्ध धम्म संघ। और यही श्रद्धा सही में शरण है। इसीलिए सबसे पहले शरण ही जाते हैं। जब तक आपका समर्पण किसी काम का, किसी संगठन के प्रति या किसी जगह पे नहीं होगा ना, वो चीज़ फलेगी नहीं, फूलेगी नहीं, डेवलप नहीं करेगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद महिला सशक्तिकरण संघ की जितनी महिलाएं हैं, पदाधिकारी हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोग भी अपने बच्चों के लेकर आए। कुछ हमारे कार्यकर्ता हैं महिला सशक्तिकरण संघ के कि बहुत शांति से बैठे हुए हैं। मुझे तो इस समय दिख रहा है कोई हिल डुल भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छा से ऐसे सहयोग बनाइए, समय दीजिए, जुड़े रहिए और आइए। कुछ नहीं तो समय यहाँ पे दीजिए हमारे संगठन को। इतना ही आपके लिए मंगल मैत्री है मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु साधु। धन्यवाद बंटी जी। आपने बताए कि 25 जून की श्रामणेर दीक्षा के समय आपको अपनी श्रामणेर दीक्षा की याद आई और आदरणीय भदंता विमल कीर्ति जी के बारे में भी आपने बताए। उन्होंने आपको बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिए। लोहे को जैसे तपना पड़ता है भट्टी में डालकर, उस तरह से आप लोगों ने वह शिक्षा, वह प्रशिक्षण ग्रहण किए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे बीच आए हुए म्यांमार से पूज्य भंते डॉक्टर उत्तमा सिरी जी को। First of all, I would like to speak a little bit हिंदी। मैं थोड़ा हिंदी जानना है, ज़्यादा नहीं। और पहले मैं बोलेगा मैं बहुत कुछ भी आपसे मिलेगा। And I'm very happy to see you all. And very big congratulations for all my dear sisters and brothers who award the scholarship from the Women Empowerment Sangha, Mahila Sashaktikarana Sangha. So this is why you are getting this opportunity. The mean that you will be one day an educated person. That's one I would like to appreciate all of you, and very, very big congratulations for your awarding of the scholarship. And I want you to be more educated person. As you know that the Mahila Sashaktikarana
Sangha group they have so many missions, but one of our human mission is to bring caring and loving and caring of the universal humanity with the rich education of the every individuals. Dr. Ambedkar said that, what is the purpose of the educations? What is the purpose of educations? Baba Saheb Dr. Ambedkar said that the purpose of education is to moralize and socialize the people. Yeah. The purpose of the education is to moralize and socialize to the people. So here, especially I would like to say very thankful to the Dr. Chandrakirti Bandiji, who is my supervisors, and also the previous supervisor is Dr. Rakesh Anand Tero. He is the first supervisor, and he left me in the Subhadip University. So and my second supervisor is our HOD, head of department, and at Swami Vivekananda Subhadip University, our Dr. Chandrakirti Bandiji. I am very, very thankful to you, Bande. And in my experience there, I saw Dr. Chandrakirti Bande. He is a really hard-working person. During this, in a 13 days we spent here in Nagapur, he never started working and going a missionary night or day. Even sometimes he come to flat very late time, but in the morning he wake up early. Yes, how amazing this Bande! Oh, I never seen the Indian monk like Bande. Really, in my experiences, I live in Bodh Gaya for 3 years. I live in Chennai for 3 years, and I live in New Delhi more than 5 years. And I go around the Indias everywhere. I meet with the Indian Buddhist monk, but I didn't see like a Bande Chandrakirti, who is very, very hard-working and effective Bande. So why he is working? He worked for all the children. So Baba Saheb Dr. Ambedkar said that purpose of education is to moralize and socialize to the people. In Women Empowerment Sangha group and associations, all the Bandiji, including Bandiji, all the Mataji, Bidaji, all the people are educated persons. They educated. So their purpose of education is to moralize to the young generations, to socialize to the young generation. That's why they are working here. That's why I am very appreciative. Oh, really, be seeing all of you like that. I am very happy. I wish all the Women's Empowerment Sangha organizations, we have to work on a more like this Women Empowerment Sangha organizations, and all over India's, not only Nagapur, all over India's. So this is my suggestion. So thank you so much. Finally, I am very, very, very thank you all, and especially Women Empowerment Sangha organization. Thank you so much. Thank you. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you, Bantiji. Your guidance is so precious for us. You said that nowadays there are very few monks like Dr. Bante Chandrakirti ji. He is a very hard worker. You said that at Nagpur, Vandami Bante ji, this word you make joyful. Thank you. Thank you once again. अभी मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि जो हमेशा हमें साथ देते हैं, माननीय सिद्धार्थ गायकवाड़ साहब। सभी महापुरुषों को अभिवादन करता हूँ।
आज के महिला सशक्तिकरण संघ के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय भंते चंद्रकीर्ति जी, भंते आनंद जी, भंते उत्तमा, यहाँ उपस्थित जिन्होंने महिला सशक्तिकरण संघ को काफ़ी दिनों से आगे ले जाने के लिए कार्य किया, ऐसे सभी महिला सशक्तिकरण संघ की सभी टीम, उनके सभी ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ उपस्थित सभी दूर दराज से आए हमारे सभी साथी, आज छत्रपति शाहू महाराज जी के जयंती के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण संघ द्वारा जो विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया है, खास कर छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ लोगों ने कहा है, हमारी पूर्व की वक्ता उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन बाबा साहब छत्रपति शाहू महाराज को पिलर ऑफ सोशल डेमोक्रेसी कहते थे, सामाजिक न्याय के आधार स्तंभ। ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मुझे तो अभी समय नहीं है उतना समझाने में, लेकिन क्यों कहते थे, तो शाहू महाराज जी ने जो हमारी गवर्नमेंट का भी जो प्रोग्राम होता है, आज पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस डे कर छत्रपति शाहू महाराज जी का जन्मदिन मनाता है। तो वो सोशल जस्टिस की कौन सी ऐसी बातें थी जो शाहू महाराज ने उनके राज में जो जनता से की, कौन सा सोशल जस्टिस का जो हिस्सा था जो शाहू जी महाराज ने उनके रहते हुए पूरे प्रजा को किया। तो महात्मा फुले जी ने जो शिक्षा इस बहुजन समाज को देने का बीड़ा उठाया था, जो हजारों साल से ये बहुजन समाज अंधकार में था, अपनी विचार से सोच नहीं सकता था, इंसान को इंसान नहीं कहा जाता था, हमें स्वतंत्रता से विचार करने की आज़ादी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि हजारों साल से हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था। वह शिक्षा का अधिकार इस बहुजन समाज को देने के लिए सबसे पहले अगर किसी ने प्रयास किया इस आधुनिक भारत में, सबसे पहले तो तथागत बुद्ध ने किया था, लेकिन आधुनिक भारत की बात मैं कर रहा हूँ तो महात्मा फुले जी थे। महात्मा फुले जी ने सबसे पहले शिक्षा इस बहुजन समाज को मिलनी चाहिए और शिक्षा के साथ साथ में प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए, ये बात रखी थी। क्यों रखी थी मैं स्कीम के बारे में आऊँगा, लेकिन एक 5 मिनट थोड़े पूर्व की इतिहास भी मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम हो रहा है उनका इतिहास भी थोड़ा हमें जानना जरूरी है। तो मैं शिक्षा की बात महात्मा फुले जी ने शुरू की, लेकिन 1882 में इस देश में शिक्षा के लिए एक हंटर कमीशन की स्थापना हुई थी। उसके सामने जब महात्मा फुले जी गए, उन्होंने 2 बातें रखी थी। क्यों रखी थी उसके लिए कुछ पूर्व की भूमिका थी। 1881 में इस देश में अंग्रेजों ने पहली बार जातिगत जनगणना की थी। आज जातिगत जनगणना की बात तो हमारे ये 2024 के इलेक्शन में काफ़ी आगे आई, लेकिन 1881 में जातिगत जनगणना हो चुकी थी, अभी तो नहीं करते हैं, बिहार ने शायद किया था। उससे पता चल जाता है कि कौन सा समाज, कौन सा हिस्सा जो है समाज का वो दूर रह गया है, पिछड़ गया है, चाहे वो शिक्षा से हो, सेवाओं में हो, चाहे सभी स्तर पर। तब अंग्रेजों ने जातिगत जनगणना की थी 1881 को। तब पता चला, फुले जी को पता चला
कि भाई आधा प्रतिशत जो बहुजन समाज का वर्ग है वो सिर्फ सिस्टम में है, आधा प्रतिशत। 99.5% जो हिस्सा है वो सारी चीजें ले रहा है, क्योंकि उनके पास में शिक्षा का अधिकार है, जो काफी सालों से उनके पास में शिक्षा का अधिकार होने की वजह से वो सिस्टम में थे, उनको ही सारी चीजें मिलती थी, उनका स्थान दर्जा समाज में बहुत अच्छा था। लेकिन जब ये बात फुले जी को पता चली और हंटर कमीशन नेक्स्ट ईयर ही आया, तब फुले जी ने अपनी बात रखी कि भाई ये जो समाज है शिक्षा के अभाव से ये सभी जगह नहीं पहुंच पाया, और काफ़ी इतना बड़ा समाज का जो हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जो आज सही में ये सारे सिस्टम में कहीं नहीं है। इसका एक ही रीज़न है शिक्षा। तो इनको शिक्षा का सबसे पहले अधिकार देना चाहिए। और दूसरी बात कही थी, शिक्षा का अधिकार तो दोगे लेकिन प्रतिनिधित्व भी देना चाहिए। ये सबसे पहले आधुनिक भारत में महात्मा फुले जी ने कहा है कि शिक्षा तो दोगे लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो फिर लोग कैसे आगे जाएंगे। यही बात मैं ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बताता, थोड़ा आगे जाता हूँ। जब तीसरी जातिगत जनगणना 1901 को हुई थी, तीसरी जातिगत जनगणना 1901 को हुई थी, तब जो फुले जी ने बातें उठाई वो चीज़ें थोड़ी सी आगे गई थी। और 1881 के जनगणना के बाद में जब 1901 को जो तीसरी जातिगत जनगणना हुई थी, उस जनगणना में 1.5% लोग सारे सिस्टम में आ गए थे। ये सारे आंकड़े जो है छत्रपति शाहू महाराज जी ने पढ़े, तो कितने लोग शिक्षा में आ गए, कितने सर्विसेज में आए, तो वो जो सारे आंकड़े उनके पास आए तो उनको लगा कि सिर्फ 1.5% और सारे जो चीज़ें हैं, इतना बहुजन समाज है 85%, और 1.5% ये सारे इसमें है, और बाकी का जो है पूरा जिनके पास शिक्षा का अधिकार है वो ले रहे। तो शाहू महाराज जी ने क्या कहा कि भाई ये समाज अगर मेन स्ट्रीम में नहीं आता, प्रशासन में नहीं आता, तो इस समाज की जो दुर्दशा वो कभी दूर नहीं होगी। तो उन्होंने किसी ने कहा नहीं, जैसे हम देखते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में देखते हैं, देश में देखते हैं कि भाई जो है कि हमें आरक्षण दे दो, इसलिए बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं। महाराष्ट्र में भी काफ़ी दिन से आंदोलन चल रहा है कि उसके पास में ज्ञान भी आया है, उसके पास में संपत्ति भी आई है, उसके पास में बहुत कुछ आया है, सोचने समझने की ताकत भी आई। जो इंसान जिनको समाज में कहीं मान सम्मान नहीं था, जिसको इंसान को समाज में कोई दर्जा नहीं था, उसको आगे लाने का बहुत बड़ा प्रयास छत्रपति शाहू जी महाराज ने की। धन्यवाद सर। आपने आज जो भी विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं वो बहुत प्रेरणादायी स्पीच हुई है सर की। आप बोर तो नहीं हो रहे ना, टाइम हो गया है, लेकिन सर के स्पीच से आपको बहुत सारा नॉलेज भी आया है। सर ने बहुत अच्छे से समझा के बताया है। राष्ट्रीयकरण और खाजगीकरण में क्या भेद है वो भी सर ने बताए हैं, और सर ने इतनी सारी बातें बताए हैं कि मैं पूरी रिपीट नहीं कर सकती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। अभी हम आखिरी पड़ाव में आते हैं जो कि अध्यक्षीय भाषण होता है। तो मैं हमारे प्रेरणा स्रोत बनते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी को, आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ। चूँकि आपने देखा होगा कि आज साहू जी महाराज के जयंती के बारे में या उनके विषय में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया गया, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं आप लोगों से यदि एक सवाल पूछूं कि आने वाले समय में हमारे देश की जनसंख्या बढ़ेगी कि कम होगी, क्या उत्तर है आपका? बढ़ेगी। इसका मतलब है जब जनसंख्या बढ़ती है तो उतनी ही चुनौतियां भी बढ़ती है, और जितनी चुनौतियां बढ़ती है तो उतने सारे आप लोगों को देखा होगा कि समस्या भी बढ़ती है।
अब उस सभी समस्याओं को हमें दूर करने के लिए जो हमारे नई पीढ़ी है, जो हमारा नवयुवक व्यक्ति है या हमारे आने वाली पीढ़ी है, उसको हम कैसे ट्रेन करें, उन्हें कैसे अच्छे चीज़ों की तरफ लेकर जाए। आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर में हर दिन नई नई तरह की समस्याएं पैदा होती हुई जाती है। आप न्यूज़पेपर देखिए हर दिन का, टेलीविज़न देखिए, और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। अभी आप देखेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट में आप देखेंगे कि वहाँ की छत नीचे आ गई, यानी जिस जगह मनुष्य बैठा था वो छत नीचे आ जाए। यानी कहीं पर भी आप जाएंगे तो कह नहीं सकते कि मनुष्य सुरक्षित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें संघर्ष करना है और आगे की तरफ में हमें बढ़ना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा नया जनरेशन है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। साहू जी महाराज ने अपने समय में समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत कुछ काम किए। उसी के आधार पर जब देखेंगे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के बहुत ज़्यादा काम किया। रिजर्वेशन को लेकर के भारतीय संविधान जब बनाया तो उन्होंने सभी के लिए समान अधिकार दिए, लेकिन उसकी रक्षा करने की ज़रूरत किसकी है। तो आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की रक्षा करने की ज़रूरत भी हमारी है, लेकिन हम उसकी रक्षा कितनी कर पाते, कितना हम समझ पाते हैं, तो ये आज के समय में हमें देखना होगा कि राजर्षि साहू जी महाराज ने देखा कि मेरे राज दरबार में सभी के सभी नौकरी करने वाले लोग तो मेरे लोग नहीं हैं। जब वो वाराणसी जाते हैं और वाराणसी में जब वो गंगा स्नान करते हैं तो गंगा स्नान के समय में उनके लिए जो मंत्र पढ़ा गया था वो राजा का मंत्र नहीं था, क्योंकि वो शूद्र के लिए जो मंत्र पढ़े जाते थे वो वहाँ पे मंत्र पढ़ दिए गए। लेकिन उस समय राजर्षि साहू महाराज ने जो पढ़ाई की थी, अध्ययन किया था, उसके तौर पे उन्होंने जाना कि नहीं, मैं एक कुंभी के घर में पैदा हुआ, लेकिन मैं राजा भी बना, लेकिन मेरे लिए मंत्र जो पढ़े जा रहे थे राजा के लिए वो मंत्र नहीं थे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को रोका कि मत पढ़िए वो मंत्र, क्योंकि ये राजा के लिए नहीं है। और तब आप देख सकते कि राजर्षि साहू जी महाराज जब अपने राज दरबार में आए तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले कौन लोग थे। तो उन्होंने देखा कि सभी के सभी ज़्यादातर सवर्ण लोग थे और उनको लगा कि यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग, अछूत जाति के लोग भी रहते हैं, उनको भी ये अधिकार मिलना चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये रिजर्वेशन पास किया। रिजर्वेशन का मतलब है गरीबी हटाने का कोई मुद्दा नहीं है कि हम गरीबी से अमीर बन जाएंगे, ये नहीं होता, बल्कि एक हमारा प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए ये रिजर्वेशन की पॉलिसी जो है साहू जी महाराज ने भारत में सबसे पहले लाई थी। ये कोई साधारण काम नहीं था। इसके पहले जब देखेंगे तो तथागत गौतम बुद्ध ने भी इस पॉलिसी को लाए थे। आप देख सकते हैं कि उन्होंने भिक्खु संघ बनाया तो साथ में भिक्खुनी संघ भी बनाया था, मतलब बराबरी का समान दर्जा मिल सके। तो उसी तरह से आज के समय में हमारा रिजर्वेशन की जो बात हम लोग हमेशा करते रहते हैं कि इस देश के अंदर में वो कितना बचा है कितना नहीं बचा है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज वर्तमान में हमें कितना उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हम खा पी करके घर में आराम जो करते हैं, मैं इसके लिए बड़ा चिंतित रहता हूँ कि हमारे लोगों को नींद कैसे आ जाती है जब एक तरफ तो किसी का मकान जल रहा हो और कोई सोचता हो कि मैं आराम करता हूँ, तो हमको नींद कैसे आ सकती है। लेकिन फिर भी लोग खा पी करके आराम करते हुए जो नज़र आते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी खतरे की घंटी के बजने के समान है। इसलिए खतरे की घंटी बजने से पहले हम सब लोगों को साहू जी महाराज का इतिहास हमें पता होना चाहिए और उनका संघर्ष पता होना चाहिए। और आज हमने क्या करना चाहिए, समय समय पर इन चीज़ों को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील बने रहना आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और इसलिए विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जो हमारे विद्यार्थी जाते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर को हम यदि आदर्श मानते हैं तो हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 साल में 3 बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की थी। कितनी डिग्री थी? 3 बड़ी बड़ी डिग्री। और आज हम लोग देखते हैं कि एक 300 पेज की पुस्तक भी साल भर पढ़कर नहीं होती। आपको पता होगा कितनी है कि पुस्तक के पन्ने? सिर्फ 300। और बाबा साहब अम्बेडकर को यदि हम आदर्श मानते तो उन्होंने 3 बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की। और दूसरी तरफ हम जब देखते हैं तो 300 पेज की एक पुस्तक साल भर में हमें ऐसे पढ़कर नहीं होती। इसका मतलब है
कहीं ना कहीं फॉलो करने में गलतियां हो रही है, हम उतना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए चाहे वो पालक हो या विद्यार्थी हो, दोनों के लिए सलाह है कि किसी ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग घरों में दिए जलाकर भी पढ़ाई करते थे। आज आपने देखा होगा हमारे घरों में एक लाइट नहीं होता है, कई सारे लाइट होते हैं, आपने देखा होगा। और इतने सारे लाइट होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। इसलिए आज वर्तमान में हमें विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करते आना चाहिए, इसकी बड़ी ज़रूरत है। मतलब पढ़ो कम समझो ज़्यादा, ये फार्मूला हमें अपनाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि पढ़ते बहुत है लेकिन समझते कुछ भी नहीं है, तो आगे पाठ क्या होता है, उसके बाद पीछे सपाट। तो आगे पाठ और पीछे सपाट नहीं, बल्कि हमें जितना भी पढ़ते हैं, इवन हम भी, मैं बता रहा हूँ, मैं भी जब छोटा था या अभी भी हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो हम लोगों को जितना भी पढ़ना होता है उतना हम समझ कर पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी नहीं कि आपको 20-20 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत है। आप जितना भी पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उतनी पढ़ाई को समझ कर पढ़ लें, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी कठिन जो परीक्षा होगी आप उसको आसानी से पास कर सकते हैं। क्योंकि जो पास करने वाले लोग हैं कोई आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी सब इसी धरती पे रहने वाले लोग हैं। और इसलिए बहुत सारे लोगों को, जो कि गायकवाड़ सर जो बता रहे थे कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती है भारत के अंदर में, या यूजीसी जिसे कहते हैं, उसके अंदर में बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं और वहाँ की जो एग्ज़ाम ली जाती है उसको हम कैसे पढ़ें, उसका प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। दूसरा होता है कई बार कि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कैसे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आपको पता होगा कि बहुत सारी फंडिंग एजेंसी भारत के अंदर में है, विदेश में भी बहुत सारी फंडिंग एजेंसी हैं जो आपको मदद करती है, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कहीं ना कहीं मदद करते रहता है। तो लेकिन हमें पढ़ाई करने के लिए बाधा उत्पन्न होने, पैसे की वजह से यदि हमारी पढ़ाई रुक रही होगी तो मुझे लगता है कि ये हमारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि हम तो शुरू में बहुत नहीं जानते थे, लेकिन जितना भी समझते थे, जैसे कि पीएनबी मैत्री संघ, जय गौतम जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये इन लोगों का एक पीएनबी बैंक का एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर एम्प्लॉई लोग कुछ पैसे इकट्ठा करके क्या करते थे, जो नीडी लोग हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको सही में ज़रूरत है, उनको मदद करते थे। और उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद लगता है कि वो दूसरों को भी मदद करें, हमें भी यही चीज़ें लगती हैं। आप बाटी में देखेंगे तो बाटी भी ये मदद करती है भारत के अंदर में। खिंसे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि वो मदद करता है। टुडे एक ऑर्गेनाइजेशन है वियतनाम का, जो कि वो मदद करता है। इसी के साथ साथ और देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी फंडिंग एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू और नॉन गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमें ये बातें पता होनी चाहिए, इसलिए हम कम से कम 1 साल में यदि हम लोग मान लिया जाए कि कुछ पैसे हम कमाते हैं तो उनमें से थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा करके अपने समाज के जो नीडी बच्चे हैं उनकी मदद करना, ताकि वो भी हमारी तरह क्या हो सके, आगे बढ़ सके। आपको पता होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने समय में 2-2, 3-3 कॉलेज ओपन किए थे। क्यों? उनको भी लगता था कि मेरे समाज के लोग जो हैं यहाँ पे पढ़ाई करके ऊंचे दर्जे पे जाना चाहिए, इसलिए मिलिंद कॉलेज उन्होंने खोला था, सिद्धार्थ कॉलेज उन्होंने खोला था, और उनको लगता था कि मेरे समाज के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आए तो वो आगे तरक्की कर सकते हैं। इनमें से बनकर जी जब देखेंगे, गोविंद बनकर जी, इन्होंने मिलिंद कॉलेज में पढ़ाई की थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जब ये संधि मिली तो संधि मिलने के बाद में कितना सारा परिवर्तन आया। आज के समय में भी यही हमारी जरूरत होना चाहिए कि हम एक अपने समाज के लोगों को, चाहे वो कोई भी या कहीं का भी रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, उसको हम मदद करें। यदि आप मदद करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन को बदलते हुए आप लोग देख सकेंगे। इसलिए हमें मदद करना चाहिए, वो दूसरों की मदद करे न करे, लेकिन हमें ये भाव पैदा करना है कि वो दूसरों की मदद करने से पहले कम से कम हम उस आदमी को मदद करें तो उसके मन में ये भाव जागेगा और हो सकता है कि वो दूसरों की मदद करे। इसलिए हम दूसरों के मददगार बनना चाहिए, उनके हम साथी बनना चाहिए। आज की हमारी अपनी ज़रूरत है। और इसलिए चाहे तथागत गौतम बुद्ध हो, चाहे फिर वो संत कबीर हो,
चाहे ज्योतिबा फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, साहू जी महाराज हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, या हमारे समाज में जितने भी बौद्ध भिक्खु भिक्खुनियाँ या जो समाज में अभी भी काम करने वाले लोग हैं, वो सब इसी पे बिलीव करते हैं, यही बातें आप लोगों को बताते हैं। इसलिए अपने आप पर भरोसा करो तो आपकी ऑटोमेटिकली किस्मत बनते चले जाएगी और आप उस चरम शिखर पर पहुंचेंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। अंतिम गोल जो आपका होगा उस पर आप पहुंच सकते हैं। और इसलिए हम इस काम को करते रहें जिससे कहीं ना कहीं हमारा ये अच्छा हो सकता है। इसलिए साहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने विचार किया कि प्रति वर्ष जो है हम लोग स्कॉलरशिप देंगे और जो बच्चे हमारे अच्छे नंबरों से पास होते हैं उनका सत्कार करेंगे। तो ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और आगे चलकर आपको लोगों को बताते कि हम एक बुद्धिस्ट सेमिनरी बनाएंगे जहाँ पर हजारों हजारों बच्चों को अच्छा तैयार करेंगे। यह हमारा प्रमुख लक्ष्य है ताकि समाज में एक नई चेतना जा सके, समाज को एक नई दिशा मिल सके, समाज में अच्छे इंसान पैदा हो सके। ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसी के लिए हम लोग रात दिन काम करते रहते हैं। हमारी जितनी महिला सशक्तिकरण की टीम और आप सभी लोग जो उपासक उपासिका हैं हमसे जुड़े हैं, हम उनको यही आश्वस्त करते हैं कि हम इसी के लिए काम कर रहे हैं और आप लोग भी इसके लिए भरपूर सहयोग कीजिए जिससे हम लोग और भी आसानी से इसको हम लोग उस अंजाम तक पहुंचा सकें जो लगातार कई वर्षों से हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। उसके लिए हम दिन रात काम करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे, यही उम्मीद के साथ में। और मैं आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए यहीं पर रुकूंगा। और जो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और जिन लोगों ने भी मदद की है उन लोगों का नाम यहाँ पर लिया जा चुका है, इसलिए मैं उनका दोबारा नाम न लेते हुए आप ये सोच लीजिए कि भंते जी ने यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर आए हैं सबका नाम भंते जी ने लिए, ऐसा मान लीजिए। इतनी ही बात कहते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ मंगलम।